इंटरनेट शायद आजकल की दुनिया को बिना इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इंटरनेट हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। सीबीएसई क्लास 12th में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए कोशिश करते हैं इंटरनेट को समझने की। और अगर इसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ इंटरनेट, तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में कहा गया है कि द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, अदर handhold devices as well as peripheral devices such as printers, scanners, etc. So, what is internet? Internet is द ग्लोबल नेटवर्क, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, उनका एक ग्लोबल नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। बट वर्ल्ड वाइड जो शब्द मैंने यूज़ किया है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वो अलग चीज़ होती है और इंटरनेट अलग चीज़ होती है। तो इंटरनेट जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। उन डिवाइसेस में क्या क्या डिवाइसेस इंक्लूड हुई हैं अभी इस पूरी लिस्ट में हमने देखा। ठीक है, लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, अदर डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस भी आ गए जैसे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं। तो ये सारे उस ग्लोबल नेटवर्क में इंक्लूड हैं। ओके, नेक्स्ट, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज, अब केवल डिवाइसेस जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वही नहीं आ रहे, बट जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। वो कौन से हैं? राउटर, स्विचेस, गेटवेज। तो ये सारे डिवाइसेस भी अपन पढ़ चुके हैं नेटवर्क डिवाइसेस में। ठीक है, टुडे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लाइक टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, फैन, लाइट, एटीसी कैन आल्सो भी कम्युनिकेट थ्रू द इंटरनेट। आपने देखे होंगे स्मार्ट डिवाइसेस आ चुके हैं, स्मार्ट होम की कल्पना की जा रही है आजकल, जिसमें मान लीजिए एसी है, एयर कंडीशनर है, तो उसको मैं अपने ऑफिस में बैठ के अपने घर के एसी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, या अपने गाड़ी के एसी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसे स्मार्ट होम की कल्पना आजकल की जाने लगी है और बहुत सारे कंट्रीज़ में तो ये हकीकत में हो भी रहा है। द लिस्ट ऑफ सच स्मार्ट डिवाइसेस आर ऑलवेज इंक्रीजिंग, लाइक ड्रोन्स, व्हीकल्स, डोर लॉक, सिक्योरिटी कैमरास, ETC। इवन अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो हमने उसमें भी देखा कि ड्रोन्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, फॉर डिफेंस एंड मिलिट्री, एज ए मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो वहाँ पर भी जो इंटरनेट है ये भी किससे ऑपरेट हो रहे होंगे? ऑब्वियसली किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू ही ऑपरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो हर जगह आजकल नेटवर्किंग और इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी एज is evident from the increasing use of online tools for education, creativity, entertainment, socialism, socialization, ई-कॉमर्स। तो हर जगह इंटरनेट का यूज़ हो रहा है और दिन प्रतिदिन ये इंटरनेट का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अभी भी ये वीडियो में आप देख रहे होंगे नेट पर, तो इंटरनेट के थ्रू ही अपन एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो हर जगह इंटरनेट का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, अब सीबीएसई कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। तो उसको अगर अपन देखे जाए तो किस तरह से हम देखेंगे, तो कुछ यूजेस देखते हैं अपन। फर्स्ट, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। सो मैंने बोला था कि अब कंफ्यूजन होता है बार बार कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट शायद सेम हो, बट ये अलग है क्योंकि ये इंटरनेट का पार्ट है WWW। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज़ नॉट इंटरनेट। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, डिफरेंस पूछता है दोनों में। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द इंटरनेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड WWW। तो हम देखेंगे इंटरनेट के डेफिनेशन अपन पहले ही देख चुके हैं, इसकी भी देखेंगे। तो ब्रॉड एरिया के तहत देखा जाए तो कुछ सर्विसेज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट है, उसमें WWW फर्स्ट है। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, थर्ड इज चैट, फोर्थ इज फोर्थ इज ओवर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो दैट इज आई VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट। तो ये चार प्रकार की एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट का यूज़ करके चलती हैं या यूज़ करती हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। डेफिनेशन देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब, और इन शॉर्ट हम इसे वेब भी कहते हैं। ठीक है, इज एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है?
सूचनाओं का समुद्र, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड वेब रिसोर्सेज। सो देखिए, इंटरनेट की जब हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें देखा था इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है, ये मेन डेफिनेशन है उसकी इंटरनेट की। और यहाँ पर जब वेब वर्ल्ड वाइड वेब की हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो क्या बोल रहा है, इट इज़ एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिसोर्स बोल सकते हैं, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस बने हुए हैं HTML में, वेब पेजेस HTML में ही बनते हैं, ठीक है, इंटरलिंक्ड है, और वो कैसे हैं, इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, एंड वेब रिसोर्सेज, और भी वेब रिसोर्सेज जो हैं उनसे बना है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर्ड और एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। सो ये जो ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है या जो वेब पेजेस हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट करता है, जिनसे उन रिसोर्सेस को हम एक्सेस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं दूसरों से, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इसका मतलब www खुद इंटरनेट नहीं है, इट इज़ द रिसोर्स प्रोवाइडर, एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे वेब पेजेस पड़े हैं, बहुत सारा रिसोर्स पड़ा है, बहुत सारा डेटा पड़ा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, बहुत सारा नॉलेज पड़ा है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू, थ्रू इंटरनेट। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन आई थिंक सो। नाउ द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स। तो अगर और डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट आती है इसमें, इमेजेस आते हैं, ऑडियो, वीडियो, दैट यूजर्स कैन व्यू वाया अ ब्राउजर ऑन देयर लोकल मशीन्स। सो यहाँ से और क्लियर हो गया कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कलेक्शन है किसका, डॉक्यूमेंट्स का। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो इन डॉक्यूमेंट्स में आ सकता है कि इंक्लूडिंग टेक्स्ट मटेरियल आ सकता है, इमेजेस आ सकती हैं, ऑडियो वीडियो आ सकते हैं, ठीक है, और इन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, थ्रू ब्राउजर्स। और ब्राउजर किससे जुड़े होंगे, ऑब्वियसली ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो हमें इन सब रिसोर्सेज को एक्सेस करने में मदद करती है, बट पीछे इंटरनेट का यूज करके ही मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, चलिए हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। सर टिम बर्नर्स ली, अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990। कब इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, 1990 में, ठीक है, बाय डिफाइनिंग 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ वेब। अब हमने वेबसाइट देखी, www वर्ल्ड वाइड वेब देखा। अब इस वर्ल्ड वाइड वेब को कंसिस्ट करने के लिए, बनाने के लिए 3 फंडामेंटल यू कैन से टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन कि वो 3 टेक्नोलॉजीज कौन सी है। तो वो तीनों टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट इज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन तीनों के कंसिस्टेंसी, इन फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज के दम पर ही वर्ल्ड वाइड वेब चलता है। एक एक करके देखते हैं ये तीनों होती क्या है। 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज फॉर वेब। इसमें सबसे पहली है HTML। देखते हैं HTML होता क्या है। सो इसका जो फुल फॉर्म है सबको पता ही है, एक्रोनिम दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML इज अ लैंग्वेज, जैसे यहीं पे इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि लैंग्वेज है ये, ठीक है, इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू डिजाइन स्टैंडर्डाइज्ड web pages so that the web content can be read and understood from any computer across the globe। मतलब HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लीजिए आप, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके मैं वेब पेजेस डिजाइन करता हूँ। मतलब जो भी मुझे वेबसाइट के ऊपर दिखता है पेज, हर पेज, मैं पेज को आगे चलाता रहता हूँ, आगे एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाता रहता हूँ, तो वो जो वेब पेज दिखता है ब्राउजर के ऊपर मुझे, वो वेब पेज डिजाइन करने में मुझे ये लैंग्वेज हेल्प करती है। कौन सी हेल्प लैंग्वेज हेल्प करती है, तो HTML, ठीक है। नेक्स्ट, HTML uses text to define the way page content should be displayed by the web browser। अब एक वेब ब्राउजर होगा, उसके ऊपर आपका जो पेज है वो दिखेगा कैसे, इसके लिए हम टैग्स यूज करते हैं। HTML जो लैंग्वेज है वो क्या यूज करती है, टैग्स। टैग्स को आप यूँ समझ लीजिए कि सेक्शंस होते हैं, पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शन के अंदर ही कुछ ना कुछ लिखा होता है, या हर टैग किसी न किसी स्पेसिफिक वर्क को या फंक्शन को या टास्क को कंप्लीट करने के काम आ रहा है, ठीक।
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग HTML। अगर जो भी डिजाइन करना होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो बना होता है, हेडिंग कैसी होगी, पैराग्राफ कैसे लिखे होंगे, इमेजेस कैसे इंस्टॉल होगी, ऑडियो वीडियो फाइल को कैसे इंसर्ट करना है, फॉन्ट साइज क्या होगी, ये सब बेसिक चीज़ें तो जो होती हैं वो सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर कौन डिसाइड करता है? ये HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो उससे डिसाइड होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं URI एंड URL। URI और URL होते क्या हैं? देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जिसे हम URI भी बोलते हैं, इज यूनिक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई अ रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब पेज। मतलब वेब पेज पर अगर कोई रिसोर्स है तो उसको मुझे लोकेट करना है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर उस जगह पर है या वहां पर रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं URI का यूज करता हूं। URI आइडेंटिफाइज अ रिसोर्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, either by its location or by its name or by both। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे वेबसाइट या वेब रिसोर्स के ऊपर वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ लोकेट करनी है तो मैं URI का यूज़ करूँगा, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब ये रिसोर्स हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और ये लोकेट कैसे करता है इनको? या तो उनकी लोकेशन से लोकेट करेगा या फिर उनके नाम से लोकेट करेगा। कौन? URI। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जो ये अधिकतर पूछी जाती है, URL। व्हाट इज URL? तो URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स द लोकेशन एंड मैकेनिज्म, दैट इज प्रोटोकॉल टू एक्सेस द रिसोर्स। मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या कर रहा है? पहला वाला आइडेंटिफायर था, लोकेटर क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड द लोकेशन, वो लोकेशन भी प्रोवाइड करवाता है, एज वेल एज वो ये बताता है कि उसको एक्सेस करने का, उसको प्राप्त करने का मैकेनिज्म क्या रहेगा, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू हम उन चीज़ों को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो URL को मैं सिंपल ही कहूँ तो इट इज़ एन एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस है उस पर्टिकुलर वेब पेज का जहाँ जिसे मुझे देखना है। ठीक है, आगे और डिटेल करते हैं इसकी अपन। एग्जाम्पल ऑफ URI आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज यूजिंग लोकेशन, दैट इज URL आर लाइक http://www.mhrd.gov.in। ये कुछ URLs हैं। वैसे ही NCRT.NIC इन लिखा हुआ है, airindia.in। URL इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस। मतलब पर्टिकुलर वेब पेज का अगर मुझे एड्रेस पता करना है तो वो भी क्या होंगे? URL ही होंगे। ठीक है। तो URL मतलब सीधी बात है कि पूरे वेब वर्ल्ड के अंदर उस ओशन, जो हमने ओशन पढ़ा था, उस ओशन के अंदर मेरा पर्टिकुलर वेब पेज जो मैं चाहता हूँ वो कहाँ रखा हुआ है, उसे पता करना है तो मुझे एक एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे मैं उस वेब पेज तक जा सकूँ। तो URL वो एड्रेस होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। चलिए, URL कंटेन सम इंफॉर्मेशन दैट कंप्लीट्स अ वेब एड्रेस। तो ये जो URL होता है वो कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, उन इंफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पता है, ठीक है, आपके घर का पता है, तो ऑब्वियसली आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया, फिर कौन से स्टेट में रहते हैं, स्टेट, फिर कौन से सिटी में रहते हैं, उसकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट के बाद किस गांव या शहर में रहते हैं, वहाँ का पता, फिर उस गांव शहर में किस गली में रहते हैं, गली का पता, उसके बाद आपका मकान नंबर क्या है। तो ये क्या किया हमने? पर्टिकुलर एड्रेस को बफगेट किया ताकि कोई भी चीज़ आप तक पहुंच सके। वैसे ही URL के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स CBSE बोर्ड में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग एन URL। तो मान लीजिए ये एक URL आपके सामने है, https://www.ncert.nic.in/textbook/textbook ये पूरा एक URL है। मतलब ये URL कहाँ तक पहुँच रहा है कि IP की एक टेक्स्ट बुक है, उसका एक HTML पेज बना हुआ है। ठीक है, वहाँ तक ये URL हमको ले जा रहा है। अब इस URL को अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो वो कैसे होंगे और क्या पार्ट्स होंगे, ये सिंपली CBSE पूछता है इसके बारे में। पहले हम देख लेते हैं कैसे इसको बाइफिकेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है HTTPS। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है HTTPS वाला, इस पार्ट को बोला जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है। सेकंड www जो होता है, इसको बोला जाता है सब डोमेन। क्या बोला जाता है? सब डोमेन। उसके बाद NCERT.NIC.in, ये जो पर्टिकुलर
चीज़ है, ठीक है। इसे बोला जाता है डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम। और उसके बाद इस डोमेन नेम के बाद जो भी पार्ट आपका बच गया है, ये पाथ होता है पर्टिकुलर रिसोर्स तक पहुंचने का, या फिर वेब पेज पाथ बोल सकता हूँ, या सिंपल सा पाथ बोल सकता हूँ। अब सीबीएसई क्या करता है, आपको एक ऐसा यूआरएल दे देगा और फिर उसमें से पूछ लेगा कि भैया आप बताइए डोमेन और प्रोटोकॉल कौन से हैं इनमें, ठीक है, या पाथ क्या बचा हुआ है इसमें, या सब डोमेन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसको थोड़ा सा आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने जो बाइफिकेशन दिया है वो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, दिस डेज इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू मेंशन प्रोटोकॉल्स एंड सब डोमेन। आजकल क्या होता है, जो प्रोटोकॉल है मतलब HTTPS और WWW, ये हमको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है जब हम किसी भी चीज़ को सर्च करें। जैसे आपने भी सर्च किया होगा कभी, तो आप डायरेक्ट गूगल या क्रोम ओपन करते हैं, उसके ऊपर आप जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी बुक्स लिखनी हो तो एनसीईआरटी और बुक लिख देते, क्लिक करते हैं तो सर्च इंजन खुल ही जाता है आपका, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। तो आजकल इन, या फिर जो ब्राउज़र होता है वो ऑटोमेटिकली इसको क्या करता है, अपेंड कर देता है, ठीक है, प्रीफिक्स में लगा देता है। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली प्रीफिक्सेस इट, ये प्रीफिक्स लगा देगा कौन, हमारा जो ब्राउज़र होगा वो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द यूआरएल। सर्च इंजन लाइक google.co.in, Bing, DuckDuckGo, Yahoo, etc. can be used to search and receive information when the address of the web page is not known। तो अगर मुझे जैसे अभी मैंने बताया एनसीईआरटी की बुक के बारे में पता करना है, तो एनसीईआरटी बुक्स करके आप लिखोगे सर्च इंजन में, तो आपको सर्च करके पेजेस दे देगा। तो इन जहाँ पर आप सर्च कर रहे हो उसके पीछे एक सर्च इंजन लगा हुआ है, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन होते हैं जो हमें वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सर्च करके देते हैं जो पर्टिकुलर वेबसाइट हम देखना चाहते हैं, वेब पेज हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सर्च इंजन्स के नाम है, इनको भी आप याद रखिएगा। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या सिंपल एक 1-2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज सर्च इंजन और एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन, ओके। HTTP, अब हमने सबसे पहले HTML देख लिया, उसके 3 फंडामेंटल पार्ट्स जो थे, उसमें एक और है, तीसरा पार्ट है HTTP, ठीक है। देखते हैं HTTP होता क्या है। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज टू रिट्रीव लिंक्ड वेब पेजेस अक्रॉस द वेब। इट इज मोर सिक्योर एंड एडवांस वर्जन इज HTTPS। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है क्या, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स का एक सेट है जो कि क्या करता है, विच इज यूज टू रिट्रीव द वेब पेजेस अक्रॉस द वेब। एक पूरा वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसमें से पर्टिकुलर पेजेस को ढूंढने में ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल HTTP हमारी हेल्प करता है, ठीक है। रूल्स है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे कुछ भी ढूंढना है तो कुछ रूल और रेगुलेशंस होंगे, उसके थ्रू ही ये, उन रूल और रेगुलेशंस के थ्रू ही ये हमें वो पर्टिकुलर वेब पेज सर्च करके देता है, ठीक है। इसका जो एडवांस वर्जन है वो है HTTPS, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। नाउ इट इज यूज टू लोड वेब पेजेस एंड अदर वेब रिसोर्सेज, एक्टिंग एज अ कम्युनिकेशन मेथड बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर। मतलब क्या किया, ये पेजेस को लोड करने में वर्क करता है, या रिसोर्सेज को लोड करता है कहाँ पर, ब्राउजर के ऊपर। तो एक तरह से ये एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट करता है कि जो आपका वेब सर्वर है या वेब वेब सर्वर है जहाँ से ये रिसोर्सेज आ रहे हैं आप तक, और आपका जो वेब ब्राउजर है जहाँ पर वो दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन मेथड का काम करता है आपके ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, ओके। HTTP फॉलोज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। HTTP कैसे क्या फॉलो करता है, तो एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, वेब ब्राउजर मतलब आपका जो ब्राउजर है वो एक रिक्वेस्ट करेगा और उधर से आपको एक रिस्पॉन्स आएगा। इस मेथड पे काम करता है आपका HTTP, वेयर अ क्लाइंट को हम वेब ब्राउजर बोल सकते हैं, मेक्स रिक्वेस्ट एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद द रिक्वेस्टेड कंटेंट एंड स्टेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है और उधर से रिस्पॉन्स आता है किस फॉर्म में, जो भी आपका वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। HTTPS or Hypertext Transfer Protocol Secure is a secure version of HTTP that uses
इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डेटा इन ट्रांसमिट, मतलब आपके ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, वो क्रोम हो सकता है, मोजिला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जाएगी और जो भी वेब ब्राउजर होगा, वेब सर्वर होगा सॉरी, वहां से आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। तो जब ये ट्रांसमिट में होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जब डेटा होता है, तो इट मे बी पॉसिबल कि हैकर्स या कोई थर्ड पार्टी अनऑथेंटिक जो अनऑथराइज पर्सन है, वो आपके डेटा को चुरा सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा होता है, ट्रांजिट में होता है, तब इसे सिक्योर किया जाता है। कैसे? यूजिंग इनक्रिप्शन, मतलब उनको इनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि कोई आपके डेटा को देख ना सके। तो ये कौन कर सकता है? HTTP एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का प्रोटोकॉल अगर अपन यूज करेंगे तो। ओके, चलिए, तो तीनों पार्ट्स हमने देख लिए हैं। ओके, अब हम तीसरे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके जो सेकंड एप्लीकेशन है उस पे चलते हैं अपन, वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, या जिसे हम सिंपल सा बोलते हैं ईमेल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ईमेल। तो ईमेल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, तो एक तरीका है जिससे हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। एन ईमेल कैन बी सेंड एनी टाइम टू एनी नंबर ऑफ रेसिपिएंट एट एनीवेयर। तो जो ईमेल्स होते हैं वो कितनी भी जगह पर कितने भी व्यक्तियों को एक साथ भेजे जा सकते हैं। This is the simplest definition you can say. Now, the message can be either text encrypted directly onto the email application or an attached file. Okay, text, image, audio, video, whatever you want to attach, stored on a secondary storage. So, email जो आप भेजते हो वो या तो टेक्स्ट हो सकता है, केवल टेक्स्ट भेज रहे हो आप, या फिर कोई भी अटैच फाइल हो सकती है उसमें। ठीक है, अटैच फाइल में आप किसी भी तरह की फाइल अटैच कर सकते हैं। टेक्स्ट हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ओके, एनीथिंग यू कैन स्टोर सॉरी अटैच्ड। ओके, नाउ टू यूज एन email service, one needs to register with an email service provider by creating a mail account. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आपको एक सर्विस, मेल सर्विस प्रोवाइडर से क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब याहू जैसे इसमें दिया हुआ है, दिस सर्विसेज में भी फ्री और पेड दोनों हो सकती हैं, या तो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेगा या पेड करेगा। सम ऑफ द पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स आर गूगल, जीमेल अकाउंट होगा ही सबका आपका लगभग, याहू पर भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर भी अकाउंट्स बनते हैं। तो दिस आर द थ्री मेन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अराउंड द ग्लोब। ओके, जीमेल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट। कॉमन फंक्शनलिटीज अवेलेबल फॉर एन ईमेल यूजर। अब ईमेल यूजर को कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है सीबीएसई कि एक ईमेल यूजर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम ऑब्वियसली क्या करेगा? मेल क्रिएट कर सकता है, फाइल्स को अटैच कर सकता है, मेल को सेव कर सकता है एज अ ड्राफ्ट। ओके, फॉर मेलिंग इट लेटर, बाद में सेंड करने के लिए कर सकता है। क्रिएटिंग एन ईमेल इज आल्सो टर्म्ड एज कंपोजिंग। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि भैया जो जो मेल बनती है उस मेल को क्या बोला जाता है? जब हम मेल क्रिएट करते हैं, किसी मेल को बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है कंपोजिंग। ओके, सेंडिंग एंड रिसीविंग में, ठीक है, कंपोज कर सकते हो यहाँ तक तो ठीक है, पर उसके बाद ऑब्वियसली हम सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे मेल, होता ही है। ठीक है, सेकंड चीज, सेंडिंग द कॉपी ऑफ अ मेल एज ए कार्बन कॉपी, सीसी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो एक रेसिपिएंट होता है, जिसमें रेसिपिएंट में डालते हैं हम जो कि जिसको मेल भेजना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बंदा ए है, वो बी बंदे को मेल भेज रहा है, बट उसके अलावा एक सीसी भी होता है, एक और कॉलम आता है वहाँ पर जिसमें हम सीसी कार्बन कॉपी रखते हैं, और एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी जो होता है कार्बन कॉपी, मतलब उसको क्या है कि जो जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ बंदों को हम उसमें रखना चाहते हैं, तो उसको हम सीसी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया। ओके, तो आप सब लोगों को, जैसे जो सभी व्यक्तियों को, तो वो कहाँ पर होंगे? रेसिपेंट में होंगे, क्योंकि आपको वो होमवर्क करना है। ओके, तो भेज आपके टीचर रहे हैं बट आप लोग सीसी में हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वो होमवर्क पर्टिकुलर आईपी, जैसे मान लीजिए आईपी के ही टीचर ने आपको बोल दिया कि भैया प्रोटोकॉल के बारे में कुछ लिख के लाओ या वेब ब्राउजर के बारे में कुछ लिख के लाओ। ओके, तो वो आपको होमवर्क भेजेंगे, तो आप सब किस में होंगे? सीसी में। उसके साथ साथ सॉरी, आप सब रेसिपिएंट में रहेंगे, और सीसी में कौन रहेगा? आपके पेरेंट्स को मान लीजिए सीसी में रख दिया उन्होंने। ठीक है, ताकि वो ध्यान रखेंगे
आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि आपको होमवर्क मिला है। बट उसके साथ साथ मैंने ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी में प्रिंसिपल सर को भी रख दिया, ठीक है। अब ये वीसीसी वाला जो मेल होता है वो किसी को भी नज़र नहीं आता, केवल जो उसको सेंड करता है उसे, और जो बीसीसी में होता है उसे ही दिखता है, ठीक है। उसके अलावा जो जैसे प्रिंसिपल सर जो होंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगे। जब आप मेल ओपन करेंगे ना, तो बीसीसी में अगर प्रिंसिपल सर हैं तो वो आपको उनका ईमेल आईडी नहीं नज़र आएगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। चलिए, फॉरवर्डिंग एंड रिसीव्ड ईमेल टू अदर, अगर कोई मेल अपने पास आ गया है तो उसको दूसरे व्यक्तियों को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड की करने की भी फैसिलिटीज़ होती हैं आपके पास। फिल्टरिंग स्पैम ईमेल्स, ठीक है। कोई ऐसे ईमेल्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड ईमेल, अनसोलिसिटेड मैसेजेस जिसे हम बोलते हैं, उनको अलग करने की सुविधा होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ईमेल इन फोल्डर एंड सब फोल्डर्स, ठीक है, कर सकते हैं आप, अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं। क्रिएटिंग मैनेजिंग ईमेल आईडीज फॉर अदर पीपल, ओके, दूसरे लोगों का ईमेल भी आप मैनेज कर सकते हैं करना चाहें तो, जैसे कि कोई पेरेंट अपने बच्चों का करना चाहे। सेटिंग सिग्नेचर फुटर्स टू बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द ईच ईमेल, मतलब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए मैं दिन में 10 मेल या 15 मेल या ज़्यादा मेल मुझे करने पड़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम, मेरी ऑक्यूपेशन, मेरा डेजिग्नेशन, माई मोबाइल नंबर, माई ईमेल एड्रेस, ऑल आर ऑटोमेटिकली फीडेड इन माई ईमेल। उनको मैं ऑटोमेटिकली मेरे बाद में आ जाके माई नेम इज कपिल उपाध्याय, ये वो। तो इस तरह की अगर चीज़ें हम करना चाहते थे, इसको बोला जाता है सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सिग्नेचर वाली चीज़ जो होती है वो ऑटोमेटिकली फीड करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे ईमेल में कोटेशन जाए, हर मेल में ऑटोमेटिकली एक कोटेशन ऐड होके जाए, वो कोटेशन में फुटर में लिख सकता हूँ, तो सिग्नेचर भी जाएंगे प्लस फुटर में मेरा कोटेशन भी चला जाएगा। प्रिंटिंग एन ईमेल यूजिंग अ प्रिंटर एंड सेविंग फाइल एज अ फाइल, ठीक है। तो अगर मैं मेल को क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट का ऑप्शन भी मेरे पास वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। सर्चिंग ईमेल्स यूजिंग ईमेल एड्रेस और ईमेल सब्जेक्ट टेक्स्ट, ठीक है। सर्च भी कर सकता हूँ मेल को कि कोई पर्टिकुलर मेल कब आया था, किस सब्जेक्ट से आया था, किस बंदे द्वारा भेजा गया था, तो उन चीज़ों का सर्चिंग ऑप्शन भी मेरे पास ईमेल में रहता है। तो दिस आर द कॉमन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर एन ईमेल यूजर, ठीक है। तो सीबीएसई कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है, 10 हैं, आप आराम से कुछ इनमें से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चैट। अब चैट देखते हैं, चैट होता क्या है। चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग, मतलब तुरंत मैसेज करना, IMP बोलते हैं इसे। ओवर द इंटरनेट मीन्स कम्युनिकेटिंग टू अ पीपल एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन इन रियल टाइम थ्रू टेक्स्ट मैसेज, मतलब टेक्स्ट मैसेज के साथ में रियल टाइम में, ठीक है, उसी टाइम मैंने यहाँ से मैसेज किया, उधर से भी रिप्लाई आया, तो रियल टाइम में अगर मैं मैसेजिंग करना चाहता हूँ तो इस तरह की मैसेजिंग, अगर रियल टाइम में मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उसे चैट बोलेंगे। आप सब करते ही होंगे, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप क्या है, रियल टाइम मैसेजिंग है, ओके। तो इसे बोलते हैं चैट। It is a forum where multiple people connect to each other to discuss their common interest। तो ये एक तरह का फोरम होता है, ठीक है। फोरम मतलब एक जगह होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग, जिनका इंटरेस्ट सेम हो, जिनके टॉपिक सेम हो, बात करने के जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम हो, तो वो लोग वहाँ पर चैट कर सकते हैं टू डिस्कस देयर कॉमन इंटरेस्ट, ओके। ऑल दिस हैपन्स इन रियल टाइम। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रियल टाइम में हो रहा है, ठीक है, इंस्टेंटली, एज इफ द सेंडर एंड रिसीवर वर सिटिंग इन द सेम प्लेस। फॉर कैसा होता है, जैसे साथ में ही बैठे हुए हैं। फॉर अ सक्सेसफुल चैट सेशन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज शुड बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली एंड यूज द सेम चैट एप्लीकेशन। अब चैट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि साइमल्टेनियसली आप ऑनलाइन हो, एक साथ ऑनलाइन हो, प्लस एक ही चैट एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे आप दोनों होने चाहिए। एप्लीकेशन सच एज व्हाट्सएप, स्लैक, स्काइपे, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, फेसबुक मैसेंजर, गूगल हैंगआउट, इसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स, ठीक है। तो इनमें से इन एप्स के नाम भी कभी कभी पूछ जाते हैं एग्जाम्पल्स में, तो आप याद रखिएगा। दिस आर द एप्लीकेशंस फॉर चैट पर्पस, ओके। VOI, वॉइस ओवर इंटरनेट, क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है इस पे, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। सो वॉइस ओवर
इंटरनेट प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अलाउ अस टू हैव वॉइस कॉल टेलीफोनिक सर्विस ओवर द इंटरनेट। मतलब देखिए पहले क्या होता था, जो टेलीफोनिक सर्विस होती थी, जो टेलीफोन कॉल्स होते थे वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू जाते थे। बट अब क्या होने लगा है, जो हम टेलीफोन करते हैं आजकल के ज़माने में वो इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, प्रीवियस और अभी जो टेलीफोनिक कॉल्स हो रही है। जैसे आप हम बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अलग अलग, जियो हुआ, एयरटेल हुआ, वी हुआ, इन सब का यूज़, तो ये सब यूज़ क्या कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का। आपकी वॉइस वहाँ आपके यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट। आपकी वॉइस इंटरनेट के थ्रू जा रही है, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, द वॉइस ट्रांसमिशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क रेदर देन थ्रू द रेगुलर टेलीफोन नेटवर्क। मतलब क्या हुआ, जो इंटरनेट का आपका जो नेटवर्क है, कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, इंस्टेंट ऑफ जो रेदर टेलीफोन लाइंस पहले हम यूज करते थे उनके, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनेट टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी। इनके ऊपर भी क्वेश्चन बना देंगे वो, अगर VoI नहीं पूछना होगा वो पूछेगा टेलीफोनिक इंटरनेट टेलीफोनी क्या होती है, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी क्या होती है, ऐसा भी पूछ लेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये VoI ही होता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, VoI वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग वॉइस सिग्नल्स इनटू डिजिटल एंड देन ट्रांसमिट देम ओवर द ब्रॉडबैंड लाइन। देखिए हमने जब नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े थे तब मॉडेम पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमें क्या करना था, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर देखे थे। मतलब एक मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है, मतलब डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। वैसे ही यहाँ पर ये जो VoI है वो किस पे वर्क कर रहा है, एक सिंपल प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल, जो भी एनालॉग सिग्नल्स आप बोलते हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और ब्रॉडबैंड लाइन, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल लाइन्स होंगी वो इंटरनेट वाली लाइन, तो उनके ऊपर ट्रांसमिट कर देता है। इस सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है ये, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, दिस सर्विस आर एदर फ्री और वेरी इकोनॉमिकल, बहुत या तो फ्री है, ठीक है, या इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सो पीपल यूज देम टू सेव द कॉस्ट, दैट इज वाई दिस डेज इवन इंटरनेशनल कॉल्स आर बी मेड यूजिंग VoI, ठीक है, इंटरनेशनल कॉल भी इसी थ्रू किए जा रहे हैं। VoI has increased the probability and functionality of the voice calling system. VoI calls can be received and made using IP phones from any place having internet access, ठीक है, मतलब जहाँ पर भी इंटरनेट एक्सेस है वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। पहले टेलीफोनिक लाइन थे, जहाँ पर टेलीफोन होते थे वहीं जाके करना पड़ता था, बट आजकल हम कहीं पर भी, जहाँ पर भी इंटरनेट, मतलब अगर बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, तो अभी हम यूज़ कर पा रहे हैं टेलीफोन्स, ओके, मोबाइल फोन्स यू कैन से। डिसएडवांटेज क्या होगा, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ VoI इज दैट इट्स कॉल क्वालिटी, मतलब इंटरनेट सर्विस अगर अच्छी है तो कॉल क्वालिटी अच्छी होगी, अगर आपकी इंटरनेट जो है वो सही नहीं है तो आपकी जो कॉल क्वालिटी वो डिक्रीज हो जाती है, ओके। इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, स्लो इंटरनेट कनेक्शन विल लीड टू पुअर इंटरनेट क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, ओके, दिस द मेन डिसएडवांटेजेस। तो आई थिंक आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब श्रुतिटेक बाय कपिल, ताकि मैं पूरा कोर्स अच्छे से कवर करूं। अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, यूनिट 3 है ये इसका, ठीक है, हम पूरी तरह अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।